हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 498 ए और डॉरी प्रोविजन एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का आया है। और इस जो जजमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि विवाह के दौरान क्रूरता का आरोप लगाने वाली जो याचिका तलाक के बाद सुनवाई योग्य नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये एक लेटेस्ट जजमेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए जानते इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट जो कि मई के महीने में आया है, और ये जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब विवाह पहले ही टूट हो चुका है, यानी टूट गया है, तो दहेज निषेध अधिनियम की जो धारा है 498 ए और धारा 3 के तहत याचिका जो है वह सुनवाई योग्य नहीं है। इस जजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई। साथ ही साथ इसमें यह भी था कि यह आदेश अभियुक्त और उसके माता पिता द्वारा आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 में दायर आपराधिक मामले में उनकी डिस्चार्ज याचिकाओं के खिलाफ पारित बर्खास्ती आदेश को चुनौती देने वाली जो आपराधिक पुनर्विचार की याचिका में पारित किया गया। यह तर्क दिया गया है कि जो दहेज निषेध अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह पक्षों के बीच एक विद्यमान विवाह हो। हालांकि वर्तमान मामले में जो विवाह है वो 2015 में ही भंग हो चुका था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस उप अधीक्षक एवं अन्य द्वारा पीसी कुमार एवं अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि के मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि इस निर्णय में उल्लेखित टिप्पणियों के आलोक में न्यायालय यह मानता है कि जो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ जो कार्यवाही को आगे बढ़ाने में कोई भी उपयोगिता नहीं है, विशेष रूप से जो प्रथम याचिकाकर्ताओं और द्वितीय प्रतिवादी के बीच जो दूसरे हैं उन प्रतिवादी के बीच जो विवाह को निरस्त करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश के आलोक में है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी इसमें इंपॉर्टेंट बात कही तथा मामले की जो पृष्ठभूमि यानी कि इस पूरी केस का फैक्ट क्या है वो जानते हैं। जो याचिकाकर्ताओं यानी कि जो आरोपी है यानी कि पूर्व पति और वास्तविक शिकायतकर्ता के ससुराल वालों ने कहा कि मूल रूप से उनके खिलाफ वर्ष 2015 में एक एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जांच अधिकारियों ने 41(a) का नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए याचिका की अनुमति दी गई। आदेश की घोर अवहेलना करते हुए याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि बिना जांच किए और केवल शिकायतकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता की सामग्री पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 2016 में आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई और याचिकाकर्ताओं ने जो डिस्चार्ज के लिए याचिका दायर की थी उन्होंने दलील दी कि वास्तविक में जो शिकायतकर्ता और आरोपी पति के बीच विवाद 2015 में एफसीओपी के माध्यम से भंग हो गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने फैमिली याचिका में पारित आदेश अवहेलना को डिस्चार्ज याचिका में खारिज कर दी। इसे चुनौती देते हुए वर्तमान और पूर्ण विचार की जो याचिका दायर की गई थी। साथ ही साथ न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह एवं भारत संघ बनाम प्रफुल्ल के सामल पर भरोसा करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 227 और 228 के तहत दायर जो याचिका का निपटारा करते समय न्यायालय को मामले के विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल इस स्थापित करना है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। याचिकाकर्ता जो नंबर 10 के विवाह को भंग करने वाले फैमिली कोर्ट द्वारा पारित डिक्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए याचिकाकर्ता 1 और शिकायतकर्ता के मामले में न्यायालय ने माना कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण समझौता कर लिया जिसमें कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक हो गया। इन परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय यह मानते हुए इच्छुक है कि याचिकाकर्ताओं ऐसे मामला स्थापित किया जिसके लिए पुनर्विचार मामले की अनुमति देना उचित है। अंत में न्यायालय ने माना कि आरोप अस्पष्ट थे और बिना सबूत के लगाए गए। इस प्रकार आपराधिक पुनर्विचार की जो याचिका अनुमति दी गई और सभी 3 याचिकाकर्ताओं आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया। तो यह एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का आया है और जिस जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात यह थी कि विवाह के दौरान क्रूरता का आरोप लगाने वाली याचिका तलाक के बाद सुनवाई योग्य नहीं है। आशा करते हैं जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।
अगर आप हमसे किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप कोई भी हमसे राय लेना चाहते हैं तो उस पर उसका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए और हमसे ज़्यादा डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।